हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज योर लाइफ इज कंट्रोल्ड बाय व्हाट यू फोकस ऑन। यानी कि आपका जीवन जो है जिन चीज़ों के ऊपर आप फोकस करेंगे उसी के ऊपर निर्भर करेगा। आप गलत चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे, नेगेटिव चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे, नाकामियों के ऊपर फोकस करेंगे तो आप नाकामयाब बनेंगे। और अगर आप सक्सेस के ऊपर फोकस करेंगे, आप अच्छी चीज़ों के ऊपर, पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे तो उतनी ही पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आएगी। अब इसका मतलब ये नहीं कि फोकस करेंगे हम दिमाग में बस सोचते रहेंगे अरे मैं सक्सेसफुल हो गया, मैंने एसएससी सीजीएल क्वालिफाई कर लिया, तो ऐसे नहीं होगा। ओके, तो हम भी फोकस करते हैं आर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। देयर आर स्टोरीज ऑल अराउंड अस। हमारे आसपास हर जगह हर किसी की कुछ ना कुछ कहानी है। जितने भी कामयाब लोग हैं, आपके आस पड़ोस में कोई नाकामयाब भी है, अपने सर पे उसका अपना स्ट्रगल, अपनी कहानी है। ठीक है, ऑल दैट इज रिक्वायर्ड इज अ लिटिल एम्पैथी ऑन आवर पार्ट टू पेशेंटली लिसन टू पीपल अराउंड अस। एम्पैथी का मतलब होता है सहानुभूति, कंपैशन की। अगर आपका कोई व्यक्ति बात आप अपनी कह रहे हैं और वो बहुत ध्यान से सुन रहा है तो आपको लगेगा कि नहीं, ये वाकई में मेरी बात आराम से सुन रहा है, समझ रहा है, मेरी भावनाओं को समझ रहा है। वहीं कोई व्यक्ति आप अपनी बात बता रहे हैं कि मेरे को ऐसे हो गया, और मेरे चाचा के फूफा के लड़के का भी ऐसे हुआ था, उसने तो ऐसे किया था। वो आपकी बात समझ नहीं रहा, वो बस आपको काउंटर करना चाह रहा है कि देखो ये चीज़ तो कोई बड़ी बात नहीं है, हमने भी झेली है। राइट, तो इस टाइम पे आपको केवल और केवल एम्पैथी यानी कि थोड़े बहुत कंपैशन अपने अंदर लाना पड़ेगा कि आप आराम से, शांति से उनकी बात, आपके आसपास में जो भी लोग हैं उनकी बात आप सुन सकें, जो कि अक्सर हम अपने पेरेंट्स के साथ नहीं कर पाते। ईच वन ऑफ अस लिव्स थ्रू स्टोरीज इन लाइफ। हर एक जो है अपने आप जीवन में अपनी जो कहानियां हैं उनके जरिए ही जी रहा है। देयर इज ईच इंसिडेंट, ईच इवेंट इफ नॉट अ स्टोरी इन इट सेल्फ। अपने आप में चाहे कोई बहुत बड़ी कहानी ना हो, बहुत लंबी चौड़ी कोई कहानी ना हो, लेकिन छोटा छोटा इंसिडेंट, कोई ऐसी घटना, कुछ भी, वो उस व्यक्ति को चेंज करने में, बदलने में, उसके जीवन में एक अहम हिस्सा जरूर बनते हैं। एंड वेन देयर आर स्टोरीज देन देयर इज एन अर्ज टू नरेट एंड एन अर्ज टू बी हर्ड। और जब हमारे पास कोई कहानी होती है कि हमने किस तरीके से अपने जीवन में स्ट्रगल करा या हमने उस समय क्या झेला, तो उस कहानी को हमारे अंदर एक अर्ज होती है। अर्ज मतलब एक कुछ मोटिवेशन होता है, कुछ इच्छा होती है, तीव्रता होती है इच्छा की कि हम उस अपनी कहानी को लोगों से बयां करें, लोग हमारी बात को सुने। इट कुड बी द साइलेंट वेल ऑफ डिप्रेशन सीकिंग हेल्प। और यही क्या हो सकता है, ये एक साइलेंट, चुपचाप से आने वाला एक साइलेंट क्राई हो सकती है डिप्रेशन की। क्योंकि जब आपने देखा डिप्रेशन कैसे होता है, उसमें ऐसा थोड़ी कि व्यक्ति सारा टाइम उदास रह रहा है और चुपचाप बैठा हुआ है। डिप्रेशन के कई सारे फॉर्म्स होते हैं। कई बार व्यक्ति बहुत ज़्यादा बातें करता है, बहुत ज़्यादा हंसता खेलता है, वो इसलिए क्योंकि वो अकेला नहीं रहना चाहता, उसको अकेले रहने से डर लगता है। ठीक है, अगर अकेला रहेगा तो मोबाइल में कुछ ना कुछ यूट्यूब में रील्स चलाते रहेंगे, शॉर्ट्स देखते रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो डिप्रेशन में है, उनके अंदर में एक अंदर से आवाज़ उठ रही है जोर से, लेकिन वो कह नहीं पा रहे कि भाई मुझे मदद की ज़रूरत है ना। वो साइलेंट सिम्टम्स दिखा रहे हैं। और इट कुड बी द डिज़ायर टू बी अप्रिशिएटेड, टू बी एक्सेप्टेड। या फिर हो सकता है कि किसी व्यक्ति के अंदर ही में ये इच्छा हो कि मुझे लोग अप्रिशिएट करें, मुझे लोग मैं जैसा हूँ वैसे एक्सेप्ट करें। द इंटरनेट इज़ एन इंटरेस्टिंग प्लेस टू बी एट। और यही हमारे लिए क्या आ जाता है, इंटरनेट, इंस्टाग्राम। ठीक है, हाउएवर if someone had told me even at the turn of the century the remarkable changes that this virtual entity would bring into our life, बोले हालांकि अगर जब इस सदी की शुरुआत हुई थी उस टाइम पे अगर कोई मुझे बोलता कि ये इंटरनेट जो है, एक वर्चुअल एंटिटी जो है, ये हमारे जीवन में एक बहुत अहम योगदान या बहुत अहम हमारे जिंदगी में चेंजेस लेकर आएगी, आई वुड हैव लाफ्ड। तो मैं हंस देता उसकी ये बात सुन के। माई स्टोरी इज नॉट अबाउट द इंटरनेट दो। मेरी कहानी हालांकि इंटरनेट के बारे में नहीं है, बट द वे इट हैज हेल्प अस कोप। लेकिन इंटरनेट ने किस तरीके से हमें जूझने में, सामना करने में, डिप्रेशन से अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए जो संसाधन प्रोवाइड करे हैं, उसके बारे में ये कहानी है। अब आपने देखा होगा कई सारे लोग जो हैं वो म्यूजिक को लोफाई करके उसमें अपने कुछ
क्रिएटिविटी दिखा के कुछ अलग तरीके के वीडियोस बना के दे रहे हैं, शॉर्ट्स में हो गया या वैसे ही कोई लंबी वीडियोस, हमें वो कितनी अच्छी लगती हैं देखने में। कई बार वो हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ में भी कुछ वीडियोस आते हैं जो हमने कभी सोचे नहीं और जो एक्चुअल में हो रहा है ना, वैसे कुछ वीडियोस होते हैं। वो क्या है, वो लोगों को अपनी कहानी बताने का एक जरिया मिल गया इंटरनेट से। I read somewhere on the virtual world recently that there are libraries in Denmark. मैंने किसी वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे यानी कि इंटरनेट पे कहीं पे ये पढ़ा कि हाल फिलहाल में ये पढ़ा कि डेनमार्क में कुछ लाइब्रेरीज हैं एंड इन 50 ऑड अदर कंट्रीज, और 50 अलग अलग देशों में, वेयर यू रेंट ह्यूमंस फॉर 30 मिनट्स टू रिकाउंट देयर स्टोरीज, जहां पे आप 30 मिनट के लिए किसी ह्यूमन को हायर कर सकते हो अपनी कहानी कहने के लिए। A quick search on the net revealed that there are at least 3 human library groups in India on Facebook. और एक अगर हमने रिसर्च करी, कुछ स्टडी करी, तो हमें पता चला कि कम से कम 3 ग्रुप्स, ह्यूमन लाइब्रेरी ग्रुप्स हैं फेसबुक में, हिंदुस्तान पे भी। I too started writing on social media a few years back. मैंने भी सोशल मीडिया पे कुछ साल पहले ही लिखना शुरू किया था। This sporadic राइटिंग टर्न्ड इनटू अ पैशन। अब ये मैंने थोड़ा ओकेजनल ऐसे ही कभी मन किया तो लिख दिया, ऐसे राइटिंग स्टार्ट करी थी, लेकिन ये अब मेरा पैशन बन गया, जल्दी से मेरा पैशन बन गया। सो स्ट्रॉन्ग दैट नाउ आई मस्ट राइट समथिंग ईच डे। और ये इतना स्ट्रॉन्ग मेरा पैशन बन गया कि अब मुझे हर दिन कुछ ना कुछ लिखने के लिए चाहिए। इट वॉज माई वे ऑफ ओवरकमिंग इंट्रोवर्टेड नेचर। ये मेरा तरीका था कि मैंने अपने इंट्रोवर्ट नेचर को इससे दूर किया। I could express my feelings and emotions without fear of being judged. मैं अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को बिना ये सोचे कि मुझे कोई जज करेगा, बिना ये सोचे मैं वहाँ पे एक्सप्रेस कर सकता हूँ। और ये बहुत बड़ी बात होती है अगर आपके पास में कोई फ्रेंड ऐसा है जो आपकी बातें बिना जज किए, आपको बिना जज किए आपकी बातें सुने ध्यान से, ठीक है। उस टाइम पे आपको किसी का सजेशन नहीं चाहिए, किसी की सलाह नहीं चाहिए, बस आप चाहते हैं कि कोई मेरी बात सुने, मेरी फीलिंग को समझे और मुझे जज ना करे वो कहने के लिए। हो सकता है मैं कितना भी आउट ऑफ द बॉक्स कोई चीज सोची हो, तो अगर आपके पास कोई फ्रेंड भी है ना ऐसा, तो आप बहुत लकी इंसान है। I was returning home by train recently after attending a literature festival at a university in Gujarat. मैं अपने घर वापस आ रहा था जब मैंने रिसेंटली एक लिटरेचर क्या होता है बेसिकली, आप जो जैसे जो कविताएं या फिर कहानियां, ये सब क्या है, लिटरेचर का पार्ट है। और कोई भी एक लैंग्वेज वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, एक लिटरेचर और एक ग्रामर। तो ग्रामर तो है कि उसकी बारीकियां कि सेंटेंस कैसे जुड़ेंगे, बाय कहाँ पर आएगा, कहाँ कॉम्पोजिशन आएगा, ठीक है। और लिटरेचर जो है उसमें लिखित जो चीजें होती हैं, कहानियां, किस्से, पोएम्स, ये सब क्या होते हैं, लिटरेचर। तो लिटरेचर फेस्टिवल था कहाँ पे, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में, यूनिवर्सिटी किसी एक यूनिवर्सिटी में जो कि गुजरात में थी। Where I also interacted with young adults during a creative writing workshop on storytelling conducted by me. और वहाँ पे मैंने एक स्टोरी टेलिंग के ऊपर वर्कशॉप लगाई थी, क्रिएटिव राइटिंग की, ठीक है। और उसमें मैंने बहुत सारे युवा नौजवान लोगों से बातचीत करी, उनके साथ में इंटरेक्ट करा। ऑलमोस्ट ऑल द स्टूडेंट्स वर फ्रॉम स्मॉल टाउन्स इन इंडिया। लगभग सारे जितने भी बच्चे थे वहाँ पे वो हिंदुस्तान के छोटे छोटे शहरों से आए हुए थे। विदाउट एक्सेप्शन, बिना ही किसी एक्सेप्शन के, ऑल ऑफ देम हैड बीन इंस्पायर्ड बाय समवन क्लोज। मतलब कि ऐसा कोई भी नहीं था जिसमें कोई, जितने भी बच्चे वहां पे थे वो लगभग सबके सब अपने किसी परिचित से, किसी प्रियजन से, किसी जानने वाले से इंस्पायर्ड थे। मोर इम्पॉर्टेंटली, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्या था, आई कुड सेंस एन अर्ज इन दीज यंग क्रिएटिव माइंड्स टू राइट दीज स्टोरीज दैट हैड मोटिवेटेड देम सो मच। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये था कि मैंने ये पाया, मैं ये भांप पाया कि इन सभी जितने बच्चे यहाँ पर हैं, इन सभी में एक अर्ज है, एक जिज्ञासा है, एक जुनून है। जिन भी लोगों की कहानी से मोटिवेट है, उनकी कहानी को बहुत क्रिएटिव वे में लिखने का इनका मन है। My co-passengers on the train were 2 younger persons. और मैं जब ट्रेन में वापस आ रहा था तो मेरे साथ जो 2 co-passengers थे वो दोनों ही युवा लोग थे। One of the persons, probably not older than 19, उनमें से एक जो शायद 19 साल से ज्यादा बड़ा नहीं होगा, was to disembark at Kota. disembark मतलब उतरना, तो वो कोटा में उतरने वाला था।
द सिटी विच हैज़ हेल्प्ड मैनी यंगस्टर्स अटेन देयर ड्रीम्स, जो कि एक ऐसा शहर है जिसने बहुत सारे यंगस्टर्स को अपने सपने पूरे करने में मदद करी है। कोटा, IIT कोचिंग, JEE कोचिंग, है ना, नीट कोचिंग, यही सब चलता है कोटा में। तो वो यंगस्टर्स को उनके सपने पूरे करने में, उनके माँ बाप के सपने पूरे करने में मदद करता है। बट हैज़ ऑल्सो सीन मैनी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स ड्यू टू पीयर प्रेशर, और जिसने बहुत सारे दुखद घटनाक्रम भी देखे हैं पीयर प्रेशर की वजह से, दैट मैनी ऑफ आर यंगस्टर्स कुड नॉट सस्टेन, जो कि आज की डेट में हमारे बहुत सारे युवा नौजवान जो हैं वो झेल नहीं पाते। दे टू नीडेड समवन आउट देयर टू लिसन टू देम। अब क्या आपको लगता है जिन बच्चों ने सुसाइड किया, वहां पे अटेम्प्ट सुसाइड करा, अगर कोई उनकी बात सुन लेता, उनके पेरेंट्स उनकी बात समझ लेते, इतना प्रेशर नहीं डालते, अगर वो एक बार बोलते कि कोई बात नहीं बेटा, नहीं हुआ तो भी तुम हमारे लिए विजेता ही हो, अगर नहीं हुआ तो हम कुछ और सोचेंगे, तुम टेंशन नहीं लेना, हमारे लिए तुम्हारे से ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर ये बात उनके पेरेंट्स इतनी सी बात बोल देते तो क्या वो बच्चा सुसाइड करता, है ना? उसको अगर बचपन से प्रेशर नहीं दिया गया होता कि अगर तू डॉक्टर नहीं बना तेरी लाइफ झंड है, तो अगर तू इंजीनियर नहीं कर पाया तो शर्मा जी को हम क्या मुंह दिखाएंगे, हम सोसाइटी में क्या मुंह दिखाएंगे, हम तुम्हारे ताऊ जी के बेटे से हम नीचे हो जाएंगे, ये ऐसा अगर प्रेशर नहीं दिया जाता उन बच्चों को, उनकी बात सुनी जाती कि मम्मा मेरा नहीं मन करता इंजीनियरिंग करने का, मुझे आर्ट्स लेना है, तो वो बच्चे शायद जिंदा होते। I also presumed that he was studying in कोटा, तो मैंने भी ये समझ लिया, assumption लगा लिया कि वो शायद कोटा में स्टडी कर रहा होगा। He was not, लेकिन वो नहीं कर रहा था। He was going to meet his younger brother, वो अपने छोटे भाई से मिलने जा रहा था। He had already joined MIT in America, उसने already MIT ज्वाइन कर लिया था अमेरिका में। He elaborated upon the full form of MIT in case I did not know. फिर उसने मुझे MIT का फुल फॉर्म बताया, उसके ऊपर ज़्यादा विस्तार से बताया, अगर मुझे शायद ये सोच के कि शायद मुझे ना पता हो। He then showed me his Instagram profile. फिर उसने मुझे अपनी Instagram profile दिखाई, which contained a number of pictures of leading politicians from his native state, जिसमें उसके native state जहाँ से वो belong करता है वहाँ के बहुत सारे पॉलिटिशियंस की, लीडिंग पॉलिटिशियंस की पिक्चर्स उसमें दिखाई उसने। द बॉय वॉन्टेड टू टॉक अबाउट हिज लाइफ एंड वॉन्टेड टू बी हर्ड। तो उन पिक्चर्स से क्या समझ में आया कि वो लड़का अपने जीवन की कहानी लोगों को बताना चाहता था और ये चाहता था कि लोग उस कहानी को सुने। He had also used the social media to reach out, और उसने मदद किसकी ली? उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की भी मदद ली ताकि वो लोगों तक पहुंच पाए। The other person in the cabin was probably a decade and a half older, और जो दूसरा लड़का था, दूसरा व्यक्ति था, वो शायद दशक यानी कि 10-12 साल का होगा। He too opened up, older यानी कि उससे थोड़ा सा 10-12 साल बड़ा होएगा। He too opened up about his life story, उसने भी अपनी जिंदगी कहानी बताने लगा। He now runs a successful business in the education sector, वो अब एजुकेशन सेक्टर में सक्सेसफुल बिजनेस चला रहा है। When he realized that I was published author, जब उसको पता चला कि मैं एक ऑथर हूँ जो बुक पब्लिकेशंस वगैरह करता हूँ, he told me that he was also working on a manuscript containing memoirs from his life. तो उसने मुझे बताया कि उसके पास में भी एक स्क्रिप्ट है, हैंड रिटन स्क्रिप्ट है, जिसके अंदर उसने अपनी आत्मकथा बताई है, उसके लाइफ के जो छोटे मोटे किस्से हैं, कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग किस्से हैं, वो उसने लिखे हैं। He strongly felt that he lost 3 important persons in his life due to him. उसके मन में ये बात बैठी हुई थी, स्ट्रॉन्ग बिलीव था कि उसने अपनी जिंदगी में 3 बहुत अहम लोगों को अपनी ही गलतियों की वजह से खो दिया। He too wanted a sounding board, उसको भी ऐसा लोग चाहिए थे जो उसकी बात सुन सकें, उसको सलाहकार चाहिए थे। There are many such stories all around us, तो ऐसी ही बहुत सारी कहानियां हमारे आसपास में हैं। In fact, all of us are the stories of our life, बल्कि हम अपनी ही जिंदगी में अपनी जिंदगी की कहानी ही हैं। All that is required is a little empathy on our part to patiently listen to people around us, और हमें जो चाहिए वो केवल थोड़ी बहुत एम्पैथी चाहिए ताकि हम पेशेंटली, शांतिपूर्वक अपने आसपास के लोगों की कहानियां सुन सकें।
दिस स्मॉल एक्ट में गो अ लॉन्ग वे इन रिडीमिंग अ लाइफ। और ये जो छोटा सा एक्ट है ये बहुत लंबे हमारी ज़िंदगी में जा सकता है। अगर हमें अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव करना है, बेहतर करना है, तो हमारी ज़िंदगी में ये बहुत अहम महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। खास तौर पे अब जो बूढ़े लोग हैं ना, जिन वेटरन्स हैं, जो आर्मी के वेटरन्स हैं, जिन्होंने कोई जंग लड़ी है, अब उनके पास बैठना, वो इतनी इंटरेस्टिंग और इतने रोचक तरीके से कहानियां सुनाते हैं, कहने की बात नहीं। मेरे दादाजी ने मुझे सुनाई हुई हैं चाइना वॉर की कहानियां, कि कैसे वो लोग ने एक बर्फ से जमी हुई नदी को पेट के बल रेंग रेंग के, खुद सबको एक दूसरे को रस्सी से बांध के पेट के बल रेंग रेंग के वो नदी क्रॉस करी थी। कैसे उन लोगों को हार फार के अपने जूते खाने पड़े थे जो कि लेदर के होते हैं, जब उनको राशन सप्लाई नहीं मिल पा रहा था पूरा। तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानियां होती हैं, आप एक बार सुनने की कोशिश करें और आपको हर कहानी से कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज? पैसेज की टोन कैसी है? सिनिकल, सिनिकल नहीं है पैसेज की टोन। ह्यूमरस, मजाकिया भी नहीं है। रिफ्लेक्टिव, रिफ्लेक्टिव का मतलब होता है जो दर्शा रही है कुछ। तो ये जो कहानियां हैं, जो ये पैसेज है, वो यही दिखा रहा है कि हम लोग अपनी सोसाइटी में कितनी ज़्यादा कहानियों को अपनी एम्पैथी की कमी की वजह से नहीं सुन पाते, और अगर हम उन कहानियों को सुन लें तो हमारे पास मोटिवेशन का भंडार है। ठीक है, सो ऑप्शन सी, रिफ्लेक्टिव इज करेक्ट। दर्पण है ना वो, ये जो पूरा पैसेज है वो हमारी रियल लाइफ का दर्पण है। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पैसेज? द रैपिड एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, की टेक्नोलॉजी किस तरीके से बढ़ रही है उसके ऊपर चर्चा नहीं है। द चैलेंजेस ऑफ इंट्रोवर्जन, कि अगर आप इंट्रोवर्टेड हैं तो आपके क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, ये भी करेक्ट नहीं है। द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टोरी टेलिंग एंड एम्पैथी इन ह्यूमन कनेक्शंस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। कि अगर आपको कोई कहानी बतानी है, अपने कनेक्शंस आसपास के जो हैं वो अच्छे बनने हैं, तो उसमें एम्पैथी की कितनी ज़्यादा महत्वपूर्णता है। ठीक है, so option C is correct. What does the passage imply about the role of internet in storytelling? कि पैसेज इंटरनेट के रोल के बारे में क्या कहता है, कितना महत्वपूर्ण है स्टोरी टेलिंग के लिए? The internet has significantly expanded the avenues through which people can share and listen to stories. कि इंटरनेट ने वो जरिए, माध्यम बहुत बढ़ा दिए हैं जिस जरियों से लोग अपनी कहानियां लोगों तक शेयर कर सकते हैं, और दूसरे लोग जो सुनने वाले हैं, समझने वाले, उनकी कहानियों को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। सो ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। पहले हमारे पास फेसबुक था, उसके बाद में ट्विटर आया, इंस्टाग्राम आया, स्नैपचैट आया। ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सिर्फ एक जरिया है। हम फोटोज़ के जरिए अपनी स्टोरी बता रहे हैं लोगों को, देखो आई एम हैप्पी, आई एम मूविंग दिस प्लेस, आई एम गोइंग दैट प्लेस, और मेरे इतने अच्छे रिलेशंस हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में, बॉयफ्रेंड्स के साथ में, गर्लफ्रेंड्स के साथ में, पेरेंट्स के साथ में, या मैं इतना ग्रो कर चुका हूँ अपनी लाइफ में। ये स्टोरी टेलिंग ही है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। What can be inferred about the concept of human libraries mentioned in the passage? कि human libraries का जो concept है, जो passage में बताया गया है, उसके बारे में क्या हम समझ सकते हैं? देखो, ह्यूमन लाइब्रेरीज क्या है? वो भी एक स्टोरी टेलिंग का एक्सपीरियंस ही है, जिसके किसी व्यक्ति को चाहिए कि मैं अपनी कहानी पूरी दुनिया के साथ नहीं बताना चाहता, पर मैं एक बार अपनी कहानी किसी को नरेट करना चाहता हूँ, तो वो ह्यूमन लाइब्रेरीज का सहारा ले सकते हैं, राइट? Human libraries are physical libraries in Denmark that offer books about human psychology. Incorrect है, books नहीं करते हैं, वो human beings offer करते हैं. Human libraries are new form of online libraries that exclusively store digital books. Incorrect है ये. Human libraries offer unique storytelling experience where individuals can rent people to listen to their stories. Option C is correct. Based on the passage, what motivated the author to start writing on social media? कि पैसेज के अनुसार ऑथर ने सोशल मीडिया पे शुरुआत कैसे करी थी? तो पहले वो इंट्रोवर्ट थे, उन्होंने अपने इंट्रोवर्टेडनेस को हटाने के लिए सोशल मीडिया पे लिखना शुरू किया, बट उसके बाद उनको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया, उनको लगा कि मैं यहाँ पे खुल के बिना कोई जजमेंट के अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता हूँ, बिना इस डर के कि कोई मुझे जज करेगा, मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता हूँ। इसलिए फिर उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उनने उस पर रेगुलरली लिखना शुरू कर दिया। टू अटेंड लिटरेचर फेस्टिवल्स एंड क्रिएट राइटिंग वर्कशॉप, इनकरेक्ट है। टू ओवरकम इंट्रोवर्टेड नेचर एंड एक्सप्रेस फीलिंग्स विदाउट फियर ऑफ जजमेंट, ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट।
मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन ईडियम, ऑन क्लाउड नाइन। ऑन क्लाउड नाइन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश होना, कि आप इतने खुश हैं, इतने एक्साइटेड हैं, बहुत ही ज़्यादा। टू बी एक्सट्रीमली कॉशियस, बहुत ज़्यादा सावधान होना, तो इनकरेक्ट है। टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। प्रूडेंट, प्रूडेंट का मतलब होता है बहुत ही सेंसिबल या वाइज तरीके से कोई बात करना, तो इसका एंटोनिम क्या होएगा? वाइज। वाइज तो सिनोनिम होएगा समझदार। एट्रोशियस, एट्रोशियस का मतलब होता है टेरिबल, तो टेरिबल भी यहाँ पे करेक्ट नहीं है। स्टूपिड मतलब बेवकूफ़ी भरा, मूर्खतापूर्ण, तो प्रूडेंट मतलब अगर समझदार है, स्टूपिड मूर्खतापूर्ण है, तो एंटोनिम क्या हो गया? सी। और क्राफ्टी, क्राफ्टी मतलब चालाक। द रिबेल्स लेड अप देयर आर्म्स, लेड अप नहीं होता, लेड डाउन होता है। लेड डाउन का मतलब क्या होता है? कि अपने हथियार डाल दिए। रिबेल्स कौन होंगे? विद्रोही, तो विद्रोहियों ने अपने हथियार डाल दिए, ठीक है, तो लेड डाउन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। लेड अप का मतलब होता है कि किसी को फोर्स करना कि आप सोए रहो, ठीक है, जैसे बीमार व्यक्ति को हम फोर्स करते हैं। ले आउट, ले आउट का मतलब होता है कुछ चीज का एक्सप्लेनेशन, ये लेआउट है, इसका ब्लूप्रिंट है, इस तरीके से हमें चलना है। लेड ऑन, लेड ऑन का मतलब होता है कि एक छोटे ग्रुप ऑफ पीपल, कोई ग्रुप है, समूह है, उसके लिए आप संसाधन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो होता है लेड ऑन। सो ऑप्शन डी लेड डाउन इज करेक्ट, ऑप्शन ए लेड डाउन इज करेक्ट। डैश यूके गवर्नमेंट, दी यूके गवर्नमेंट, क्योंकि यूके एक ही है, ठीक है, 1000 यूके तो है नहीं, एक ही यूके है, पर्टिकुलर है, यूके विशेष है, ठीक है, स्पेसिफिक है, तो द यूके गवर्नमेंट कंटिन्यूअली रिट्रेट्स इट्स कमिटमेंट टू हॉल्टिंग द ब्रेन ड्रेन, की यूके की सरकार जो है लगातार बार बार दोहराती जा रही है कि हम कमिटेड हैं, हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम ब्रेन ड्रेन को रोकें। सो ऑप्शन ए द यूके गवर्नमेंट इज करेक्ट। I caught a white cat rustling beneath my room, कि मैंने एक वाइट कैट को देखा मेरे कमरे के नीचे क्या करते हुए? घूमते हुए, जैसे चालाकी से, तीव्र गति से घूमते हुए उसने देखा। तो यहाँ पे beneath का मतलब होता है नीचे, उसके अंडर में, ठीक है। और अगर हम रूम का यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स रूम के अंदर का देखा होगा ना उसने, रूम के नीचे नहीं देखा होगा। सो आई कॉट अ वाइट कैट रसलिंग इनसाइड माई रूम हो सकता है, ठीक है, इन माई रूम हो सकता है। सो अ वाइट कैट आई कॉट रसलिंग बीनीथ माई रूम की बजाय क्या आएगा? इन माई रूम, ऑप्शन डी इज करेक्ट। वी विल हैव अ थरो सर्च बिफोर ओपनिंग द रूम, हम रूम खोलने से पहले बहुत बारीकी से जांच करेंगे। द इंस्पेक्टर टोल्ड हिज सबऑर्डिनेट्स, तो ये किसने कहा? इंस्पेक्टर ने अपने सहयोगियों को, जो जूनियर रैंकर्स थे, उनसे कहा। द इंस्पेक्टर टोल्ड हिज सबऑर्डिनेट्स दैट, फिर क्या आ जाएगा? दे, वी की बजाय, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं तो वी का क्या बन जाएगा? दे। विल का वुड, they would have a thorough search before opening the room. The inspector told his subordinates that they would be having नहीं आएगा। The inspector told his subordinates that they can नहीं आएगा। The inspector told his subordinates that they will नहीं आएगा, will जो चेंज हो जाएगा would में, तो बच गया D। The inspector told his subordinates that they would have a thorough search before opening the room, option D is correct. The teacher said she had started the fight. टीचर ने कहा कि लड़ाई की शुरुआत उसने करी, ठीक है। So the teacher said that she had started the fight. The teacher complained that she has started the fight. The teacher said that she had started the fight. Option B is correct. The war resulted in ruthless killing of many people, कि जो वॉर था उसकी वजह से बहुत सारे बेगुनाह लोग मारे गए, ठीक है। किलिंग ऑफ मैनी पीपल, इसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है। फर्स्ट है सैक्रिलेज, सैक्रिलेज का मतलब होता है अपवित्र करना। फ्रैटिसाइड, फ्रैटिसाइड का मतलब होता है अपने भाई बहन की हत्या करना, जैसे कि हमने पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं की कहानियां सुनी है कि किसी राजा ने अपने ही भाई की हत्या कर दी गद्दी के लिए, ठीक है। कार्नेज, कार्नेज का मतलब होता है कि नरसंहार, यानी कि बहुत सारे लोगों को मार देना। और मर्डर मतलब किसी का खून कर देना। सो ऑप्शन सी कार्नेज इज करेक्ट। द स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड द इंटायर विलेज, अब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। द स्टॉर्म क्या है? हमारा सब्जेक्ट है।
डिस्ट्रॉयड क्या है हमारा वर्ब है, द इंटायर विलेज क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, तो इंटायर विलेज वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द स्टॉर्म, द इंटायर विलेज वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द स्टॉर्म, ऑप्शन ए करेक्ट है। द हैपलेस इंसिडेंट, हैपलेस का मतलब क्या होता है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट, दुखद। इंसिडेंट वॉज अ रिजल्ट ऑफ शीयर नेग्लिजेंस बाय द अथॉरिटीज, कि ये जो हैपलेस, ये जो दुखद घटना हुई, ये केवल इसलिए हुई क्योंकि जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने चीज़ों को नज़रअंदाज किया, उन्होंने चीज़ों को सही समय पे गौर नहीं किया। जॉयफुल, जॉयफुल मतलब बड़ा ही खुशी का हमें सिनोनिम चाहिए। ट्रायम्फेंट, ट्रायम्फेंट मतलब जीत, विजयी। इल फेटेड, इल फेटेड मतलब दुखद, सो ऑप्शन सी इल फेटेड इज करेक्ट। ग्रेटफुल, ग्रेटफुल मतलब कि बहुत ही कृतज्ञ, धन्यवाद योग्य, सो ऑप्शन सी इल फेटेड इज करेक्ट। She has gained a lot of fame but still she is very realistic and sensible। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है। उसने बहुत ज़्यादा फेम हासिल कर लिया पर फिर भी वो बहुत सेंसिबल, यानी कि बहुत डाउन टू अर्थ है। हम क्या बोलते हैं, डाउन टू अर्थ है। यार वो इतना अमीर है बट फिर भी वो बहुत डाउन टू अर्थ है, सो ऑप्शन ए डाउन टू अर्थ इज करेक्ट। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है। पब्लिकली करेक्ट है, पब्लिकली मतलब सबके सामने। पंक्चुअल यानी कि जो समय पे होता है काम, कोई व्यक्ति बहुत टाइम का पाबंद हो, और पंक्चुअल स्पेलिंग करेक्ट है। प्रोटीन, प्रोटीन के स्पेलिंग होते हैं PROTEIN, ना कि TIEN, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। परस्यूट, परस्यूट की स्पेलिंग भी करेक्ट है। हैसन, हैसन का मतलब होता है जल्दीबाजी करना, इसका एंटोनिम क्या होगा, ट्रायम्फ मतलब जीत, विजयी। स्पूकी, स्पूकी मतलब डरावना। प्रेजेंट मतलब अभी, जो इस वक्त पे मौजूद है वो। और ड्वाडल, ड्वाडल का मतलब होता है टाल मटोल करना, सो ऑप्शन डी ड्वाडल इज करेक्ट। Conditions such as stress, depression and anxiety can all affect mental health and dash a person's routine। और कंडीशन जैसे कि स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, एंजाइटी मतलब घबराहट, तो ऐसी जो स्थितियां होती हैं ये इंसान की मानसिक सेहत को खराब करती हैं, जाहिर सी बात है, और किसी व्यक्ति का रूटीन जो है उसको खराब कर सकती हैं, डिस्टर्ब कर सकती हैं, ठीक है, बाधित कर सकती हैं। आपने देखा होगा कोई व्यक्ति बहुत एक्टिव रहता था पहले, अब वो किसी भी वजह से डिप्रेशन में है तो उसको कुछ करने का मन नहीं करता, कोई काम वो टाइम से करता नहीं, उसके पास बहाने रहते हैं तैयार, तो वो क्या है, समझ जाना वो व्यक्ति किसी ना किसी चीज़ से जूझ रहा है, साइलेंट डिप्रेशन से जूझ रहा है। आप उसकी मदद जैसे हो सके पॉसिबल कर सकते हैं। और मैं अपने सभी स्टूडेंट से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि मन में कभी भी ऐसा कोई विचार हो, आपको लगे कि आपको अपनी बात कहनी है, आपको कोई सुनने के लिए चाहिए, आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे, लेकिन कोई ऐसा कदम मत उठाना, कोई भी गलत कदम मत उठाना, ठीक है। फ्रैगमेंट, फ्रैगमेंट मतलब टुकड़े में तोड़ देना। क्रश मतलब कि बिल्कुल बारीक कर देना, तबाह कर देना। डिसहेवल, डिसहेवल का मतलब होता है किसी के बाल नोच लेना। डिस्टरप्ट, डिस्टरप्ट मतलब होता है बाधित करना, सो डिस्टरप्टेड, उनका पर्सनल रूटीन भी जो है वो बाधित होता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। He was advised for walking alone in the neighborhood। He was, जब आप किसी को ये बोल रहे हैं ना कि आप अकेले यहाँ पे मत जाया करो, ठीक है, तो advised against for walking alone in the neighborhood होएगा, ठीक है। advised against का मतलब होता है कि आप किसी को सलाह दे रहे हैं, मना करने की सलाह दे रहे हैं कि आप अकेले मत जाया करो, ठीक है। So he was advised against। The Publications Division (PD), one of the leading publishing houses in the country and the largest in the public sector function। बोल रहे हैं ये जो पब्लिकेशंस डिवीजन है जो कि देश का सबसे बड़ा पब्लिशिंग हाउस है और सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर पब्लिकेशन है। फंक्शंस डैश द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, तो फंक्शंस अंडर होगा कि उनके नीचे ये काम करता है, उनके सहयोग से ये काम करता है। It attempts to promote national integration by dash information and creating awareness। इसका प्रयास होता है कि वो नेशनल इंटीग्रेशन या देश में एकजुटता का माहौल बनाए रखे। कैसे? बाय स्प्रेडिंग इंफॉर्मेशन, इम्पार्टिंग इंफॉर्मेशन की इंफॉर्मेशन दे रहा है और अवेयरनेस फैला रहा है अबाउट वेरियस एक्टिविटीज, रीजन्स, पीपल एंड द डैश कल्चर्स एंड बिलीव्स ऑफ द नेशन। किसके बारे में? अलग अलग एक्टिविटीज के बारे में, रीजन्स के बारे में, लोगों के बारे में, ठीक है। और जो दूसरे लोगों के जो कल्चरल फेस्टिवल्स होते हैं, बिलीव्स होते हैं देश भर में। अब हमारा हिंदुस्तान जो है विविधताओं वाला देश है। अब विविधता है तो हर चीज में विविधता है, भाषा की विविधता है,
त्योहारों की विविधता है, उसके बाद में कल्चर्स की विविधता है, भगवानों की विविधता है, तो बहुत सारी विविधताएं हैं, तो उन सब के बारे में लोगों को अवेयर करता है। The division publishes and sells books at affordable prices through its outlets in important cities. तो कुछ अहम शहरों में इनके कुछ outlets भी हैं, outlets मतलब दुकानें जैसे होता है वैसे हैं, वहाँ पे वो सस्ते दामों पे किताबें बेचते हैं और ये पब्लिश भी सस्ते दामों पे करते हैं। एंड ऑल्सो डैश एजेंट्स, एंड ऑल्सो थ्रू एजेंट्स होगा। इट ऑल्सो पार्टिसिपेट्स इन एग्जीबिशंस एंड बुक फेयर्स टू प्रमोट दी सेल ऑफ बुक्स एंड जर्नल्स। कई एग्जीबिशंस में भी पार्टिसिपेट करते हैं, बुक फेयर्स जो होते हैं उसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं, ताकि बुक्स और जर्नल्स के ये सेल को प्रमोट करें। टिल डेट, आज तक की तारीख में 7,600 टाइटल्स डैश पब्लिश्ड, 7,600 किताबें ना इनने पब्लिश करी हैं, ऑफ विच 1,500 आर लाइव टुडे, जिनमें से 1,500 अभी भी मार्केट में अवेलेबल हैं। Besides books, the publication division has also brought out 21 journals about various issues of national and social significance. और बुक्स पब्लिश करने के अलावा ये जो पब्लिकेशन डिवीजन है इसने 21 जर्नल्स भी प्रकाशित करे हैं देश और सामाजिक महत्व के अलग अलग मुद्दों को लेके। सबसे पहला है द पब्लिकेशन डिवीजन, वन ऑफ द लीडिंग पब्लिशिंग हाउसेस इन द कंट्री एंड द लार्जेस्ट इन पब्लिक सेक्टर, फंक्शंस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, की उससे फंक्शन करता है, इन करता है, ऑन करता है या अंडर करता है, अंडर, तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के अंदर ये काम करते हैं। इट अटेम्प्ट्स टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन बाय कैसे करेंगे ये, कंसील मतलब छुपाना, किसी चीज को छुपा के रखना है। डिसएमिनेटिंग मतलब क्या होता है कि प्रदान करना, फैलाना। पॉरिंग मतलब लिक्विड कोई है उसको गिरा रहे हो आप, और असेंबलिंग मतलब जोड़ना। तो यहाँ पे डिसएमिनेटिंग ऑप्शन बी इज करेक्ट, जहां पे फैलाने की बात की जा रही है, इंफॉर्मेशन को फैलाते हैं। Disseminating information and creating awareness by the various activities, regions, people and the dash cultures and the same culture. अगर एक ही कल्चर है तो अलग अलग कैसे हुई, विविधता कैसे हुई, मेरियड का मतलब होता है अलग अलग, अनगिनत, बहुत सारे, ठीक है। क्लियर, स्पष्ट, एब्सोल्यूट में मतलब बिल्कुल साफ स्पष्ट, तो यहाँ पे ऑप्शन बी मेरियड इज करेक्ट। The division publishes and sells books at affordable prices through its outlets in important cities and also dash agents, also through agents. Option A is correct. जरिए, agents के जरिए करेगा ना। Till date 7,600 titles। अब देखो, पहले से लेके जब से शुरुआत हुई तब से लेके अब तक की बात करें तो पास्ट से लेके अभी प्रेजेंट तक की बात करें तो कौन सा आ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो हैव बीइंग नहीं आएगा, हैव बीन पब्लिश्ड, ऑप्शन बी इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।